इस कहानी के पहले सीन में ही दिखाया जाता है कि एक लड़के की मौत हो गई है जिसका नाम आस्तिक है। आस्तिक इस घर का सबसे बड़ा बेटा होता है और पूरे घर का खर्च वही चलाता था। आस्तिक की शादी भी 6 महीने पहले ही हुई थी। आस्तिक के घर में उसकी बीवी, माता पिता और एक छोटा भाई होता है। पूरे घर में मातम का माहौल होता है, लेकिन दुख बस आस्तिक के माता पिता को होता है। बाकी बच्चे पूरे परिवार के लिए ये बस एक इवेंट होता है जिसे अब बस पूरा करना है। सबका बस यही सवाल होता है कि अब संध्या का क्या हुआ, यानी कि आस्तिक की बीवी का, क्योंकि शादी बस 6 महीने पहले ही हुई थी और संध्या के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। अब संध्या को दिखाया जाता है जो अपने बेडरूम में होती है और सोशल मीडिया पर अपने पति की डेथ की कमेंट्स पढ़ रही होती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और संध्या के माता पिता रोते बिलखते अंदर आते हैं। साथ में संध्या की सास भी होती है। माता पिता रोते हुए संध्या को गले लगा लेते हैं, मगर कुछ ही देर में संध्या अपनी माँ को कहती है, बस करो माँ, कितना रोगी। संध्या की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं होती। सब संध्या के बर्ताव से हैरान होते हैं, क्योंकि संध्या के हाल से लग रहा था उसे कोई दुख ही नहीं हुआ है। माहौल को देखकर संध्या की सास कहती है, आप लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अचानक बीच में संध्या बोलती है और कहती है कि मेरे लिए पेप्सी लेकर आना, मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। संध्या के माता पिता और सास समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। बचपन में जब संध्या की बिल्ली मर गई थी तो उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था, और अब पति के मरने पर क्या उसे दुखी नहीं हुआ है। कमरे के बाहर आस्तिक के ताऊजी को दिखाया जाता है, जो आस्तिक के छोटे भाई के कमरे से बेड निकलवा देता है। और आस्तिक जब इस बात पर विरोध करता है तो ताऊजी उसे कहते हैं कि कुछ दिन तुम्हें ज़मीन पर ही सोना होगा और दिन में सिर्फ एक बार ही खाना होगा, वो भी बिना प्याज लहसुन का। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई की आत्मा भटकती रहेगी। माँ रो रही थी, संध्या भी सब सुन रही थी। इसके बाद आदित्य और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। यहाँ आदित्य की बातों से लग रहा था कि उसे अपने भाई की मौत से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, और उसके दोस्त की संध्या पर बुरी नज़र है। इसके बाद नाजिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो संध्या की बेस्ट फ्रेंड होती है। नाजिया भी अपना दुख प्रकट करने के लिए संध्या के परिवार से मिलती है, मगर संध्या के हाव भाव देखकर वो उससे पूछती है कि तू ऐसे कैसे बिहेव कर रही है। संध्या उसे कहती है, पता नहीं यार, मुझे रोना ही नहीं आ रहा। कुछ समय बाद आस्तिक के पिता कुछ कागजात संध्या से मांगते हैं। संध्या जब वो पेपर्स ढूंढ रही होती है तो उसे वहां पर एक लड़की की तस्वीर मिलती है, जिससे उसे शक होता है कि वो आस्तिक की गर्लफ्रेंड होगी। संध्या तस्वीर को देखकर बेचैन हो जाती है, उसे बहुत दुख होता है। पूरी रात संध्या बैठी रहती है और इसी बेचैनी में उसे नींद भी नहीं आती। अगली सुबह संध्या चाय के बहाने दादी से इस लड़की के बारे में पूछती है। दादी तस्वीर देखकर कहती है, अरे ये तो आकांक्षा है। अगले दिन संध्या नाजिया को कहती है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। नाजिया कहती है, तुम्हारे पति की मौत हुई है और तुम गोलगप्पे खाना चाहती हो, अगर किसी ने देख लिया तो सोचो क्या होगा। लेकिन संध्या कहती है, मेरा पति जब किसी गैर लड़की से बात कर सकता है, मेरे होते हुए उससे मिल सकता है, तो क्या मैं गोलगप्पे भी नहीं खा सकती। लाख समझाने पर भी संध्या नहीं मानती और घर में पेट दर्द का बहाना बनाकर नाजिया और संध्या घर से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक के पिता ताऊजी और छोटा भाई आस्तिक की अस्थियों को विसर्जित करते हैं, और संध्या भी ठान लेती है कि उसे उस लड़की से मिलना है। कुछ समय बाद आस्तिक के कलीग यानी कि सहकर्मी आस्तिक के घर में शोक प्रकट करने के लिए आते हैं। उन्हीं में से वो तस्वीर वाली लड़की भी होती है जिसका नाम आकांक्षा था। देखने से बाला की खूबसूरत संध्या उसकी खूबसूरती को देखकर थोड़ा सा संकोच करती है, मगर किसी बहाने से संध्या आकांक्षा से अकेले में मिलती है और उसे तस्वीर दिखाती हुई कहती है कि ये आस्तिक के पास थी, तुम दोनों का क्या रिश्ता था। आकांक्षा खुद की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर जॉब भी साथ में लग गई, लेकिन घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने। इसी बीच आस्तिक की शादी तुमसे हो गई। इसके बाद वो बदल गया था, उसने मुझसे दूरी बना ली थी। शादी के बाद हम बस कलीग थे और उसने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। इसके बाद आकांक्षा वहां से चली जाती है। इसके बाद आस्तिक के माता पिता को दिखाया जाता है, जहाँ आस्तिक की माँ उदास पिता से कहती है, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल जिस घर में ये सब रहते थे उस पर बहुत बड़ा लोन चल रहा था, जिसकी ईएमआई आस्तिक भरता था। कमाई का कोई और साधन नहीं था, इसलिए माता पिता उदास थे, कहीं वो इस घर से बेघर ना हो जाए। इसके बाद संध्या आकांक्षा से एक कैफे में मिलती है, जहां वो अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। आकांक्षा अपने और आस्तिक के बिताए हमें संध्या को बताती है। संध्या को यकीन ही नहीं होता कि आस्तिक इतने रोमांटिक भी थे, क्योंकि संध्या और आस्तिक को कभी वक्त ही नहीं मिला कि वो एक दूसरे के साथ समय बिता सके और एक दूसरे को जान सके। शायद इसी वजह से संध्या को आस्तिक के जाने का इतना दुख नहीं था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, काले कोट वाला आदमी घर में घुसता है। सब उसे बड़ी अजीब निगाहों से देखते हैं, मानो वो एक लुटेरा है। काले कोट वाला आदमी इंश्योरेंस कंपनी से होता है। वो बताता है कि आस्तिक ने एलआईसी करवाई थी, जिसकी कीमत 50 लाख है, और आस्तिक ने नॉमिनी संध्या को बनाया है, जो उनकी पत्नी है। यानी कि सारा पैसा संध्या को ही मिलेगा। पूरे परिवार को झटका लगता है।
लटके चेहरों से सब देख रहे होते हैं। जहाँ नोमिनी आस्तिक के माता पिता होने चाहिए थे, वहाँ पर उसकी बीवी को बनाया गया था। आस्तिक के ताऊजी तो आस्तिक को पिता को खरी खोटी सुनाते हैं और वो कहते हैं, बेटे पर ज़रा लगाम भी लगानी चाहिए थी, तुमने वो लगाम भी नहीं लगाई। वहीं जहाँ पर पूरा परिवार पहले संध्या से चिढ़ा रहता था, वो परिवार जो चाहता था कि संध्या अपने मायके चले जाए और दूसरी शादी कर ले, वही परिवार चाहता था कि वो यहीं पर रहे और मीठी मीठी बातें करके संध्या को फंसाने लगते। पहले संध्या के सास और ससुर के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ पर रहेगी। संध्या चुप रहकर सब देख रही होती है कि लोग कैसे बदलते हैं। दूसरी तरफ सब तरकीब लगा रहे थे कि कैसे नोमिनी को बदला जाए ताकि पैसे सबको मिल सके। लेकिन संध्या के सास और ससुर को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि घर की किस्त देने वाला कोई और नहीं था, बस आस्तिक ही सहारा था, वो जो कि अब नहीं रहा। मगर उन्हें संध्या से कोई लालच नहीं था। परिवार वाले संध्या की सास को पट्टे बढ़ाते हैं कि वो किसी तरह से संध्या की शादी आस्तिक के कज़न से करवा दे ताकि पैसे घर में ही रहे। आदित्य जो आस्तिक का कज़न था, वो पैसों के लालच में शादी के लिए तैयार भी हो जाता है ताकि उसे आधे पैसे मिल जाए। अब आलोक, आस्तिक का छोटा भाई, संध्या के पास आता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो संध्या को कहता है कि भाभी आप आदित्य से शादी मत करना, वो पैसों के लिए आपसे शादी कर रहा है। संध्या कहती है आदित्य मुझसे प्यार करता है। आदित्य कहता है कि वो आपके पैसों से प्यार करते हैं, आप भी जानते हो कि आपसे कौन प्यार करते हैं। संध्या भी इमोशनल हो जाती है और वो आलोक को कहती है कि हम तुम्हारी भाभी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आलोक उदास मन से वहां से चला जाता है। दरअसल आलोक भी अपनी भाभी से प्यार करता था। अब घर में दिखाया जाता है कि आस्तिक की तेरहवीं का हवन हो रहा है। सभी हवन में होते हैं, मगर आदित्य अचानक कमरे से बाहर आता है और अपने सूटकेस के साथ घर से बाहर चला जाता है। जिसकी शादी संध्या से होने वाली थी, वो लड़का घर छोड़कर चला गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब हैरान थे। थोड़ी देर में सच सामने आता है, जहाँ पर पता चलता है कि संध्या ने आदित्य को कहा था कि वो आस्तिक के बच्चे की माँ बनने वाली है। और इससे पहले परिवार वाले संध्या से सवाल करते, संध्या भी वहां से गायब हो चुकी थी। संध्या की सास को उसके कमरे में खत मिलता है जिसमें लिखा था कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, भाग नहीं रहे। घर में मुझे सब किसी रिश्ते से जानते हैं, विधवा, बहू या बेटी, हमारी खुद की कोई पहचान नहीं है। पिताजी बताते नहीं, मगर हम सब जानते हैं। आस्तिक के बाद घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए 50 लाख का चेक हम छोड़कर जा रहे हैं, शायद इससे कोई हल निकल जाए। अब हम आस्तिक की जगह पर कमाएंगे, आपका सहारा हम बनेंगे। खत पढ़कर संध्या के सास ससुर बहुत उदास होते हैं, क्योंकि वो सच में संध्या से प्यार करते थे, बाकी परिवार की तरह पैसों से नहीं। दूसरी तरफ आलोक को भी संध्या का मैसेज आता है कि शर्मा जी की बेटी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, उसे एक्सेप्ट कर लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। इसी के साथ संध्या अपने सफर पर निकल जाती है, अपनी पहचान को ढूंढने के लिए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो इस फैसले से खुश होती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।